हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 6 दिसंबर 2024 के 3 प्रमुख समाचार और उस पर आधारित 5 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जिसमें से पहला समाचार है, इसरो के PSLV C59 रॉकेट द्वारा जो है प्रोबा 3 उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। ये प्रोबा 3 उपग्रह जो है ESA या यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो कई सारे देशों का मिला जुला एक सूर्य के कोरोना का एक अध्ययन का एक मिशन है और ये एक प्रायोगिक मिशन है। 2 साल का जीवन काल है और इसरो का जो प्रक्षेपण है जो कल किया गया है वो भी कुछ मानों में अनूठा है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा समाचार है कि नीति आयोग ने अभी हाल में ही अपनी एक त्रैमासिक या कह सकते हैं क्वार्टरली रिपोर्ट प्रकाशित करना शुरू किया है ट्रेड वॉच के नाम से। उसमें उसने कई सारी बातें बताई है, करीब 40 पेज की रिपोर्ट है। कभी उसको हम डिटेल में पढ़ा देंगे, थोड़ा उसका अध्ययन कर ले। जो समाचार पत्रों में रहा है उसके CEO के द्वारा या उसके मुख्य जो है कार्यकारी अधिकारी द्वारा BVR सुब्रमण्यम द्वारा उनका कहना है कि भारत द्वारा चीन प्लस वन की जो अवसर है उसका लाभ नहीं उठाया जा रहा है या उसका सीमित लाभ लिया जा रहा है। और कुछ भारतीय व्यापार को लेकर कुछ थोड़ी बहुत बातें और भी बताई गई हैं उनके द्वारा, तो यहाँ पे हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तीसरा समाचार है कि एक ब्लीडिंग आई वायरस या मार्बर्ग वायरस उसके प्रकोप को लेकर है, क्योंकि द हिंदू में रिपोर्ट लिखा है कि 9 नवंबर को यानी पिछले महीने 9 नवंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि वो 42 दिन का ऑब्जर्वेशन करेगा, यानी 6 सप्ताह का रवांडा में, कि कोई और मामला अगर नहीं आता है मार्बर्ग वायरस या जिसे ब्लीडिंग आई वायरस कहते हैं तो वो उसे मान लेगा कि प्रकोप समाप्त हो गया है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे जुड़े 5 प्रश्न भी हमें यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है। देखिए, ये PSLV C59 का जब सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से छोड़ा गया था कल 5 बजे के आसपास, 4:16 के आसपास, तो जब वो अंतरिक्ष में चला गया तो ये उसका दिखाई दे रहा था कि कैसे विभिन्न चरण में ये अलग हो रहा है। कल का दिन इसरो के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कल इसरो के C59 रॉकेट द्वारा PSLV का जो एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन है, बूस्टर सहित जो वर्जन है, उसके द्वारा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एक उपग्रह प्रोबा 3 को अपनी कक्षा में स्थापित किया गया। ये जो कक्षा है वो कई मानों में एक बिल्कुल कह सकते हो कि यूनिक है। इसरो के जो चेयरमैन का कहना है कि ये बहुत ही हाईली एक्लिप्टिकल या हाईली अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार कक्षा है, जिसकी पृथ्वी से निकटतम दूरी 600 किलोमीटर और पृथ्वी से अधिकतम दूरी 60,000 किलोमीटर है। तो इतना समझ लीजिए कि इस तरह की अंडाकार कक्षा में और 59 डिग्री उसके कोण पे जो है इसे छोड़ा गया था। अब जो दिखाया जा रहा था, सोचिए यहाँ से आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया है और वो जाके कहीं ना कहीं हमें ऑस्ट्रेलिया के उस पार जाके वाली कक्षा में जो है वहाँ पे वो कक्षा गुजर रही है, वहाँ पे इसरो ने छोड़ा है 700 किलोमीटर की ऊंचाई पे। और दूरी तो खैर बहुत है, उतनी ऊंचाई पर छोड़ा है, तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण है। हम इसमें अपने PSLV को भी समझेंगे जो वर्किंग हॉर्स है इसरो का, और साथ ही में प्रोबा 3 मिशन के विभिन्न पहलुओं में छोड़ेंगे, क्योंकि प्रोबा 3 मिशन एक ऐसा मिशन है जिसमें 2 उपग्रह एक साथ छोड़े गए हैं जो कुछ समय बाद अलग हो जाएंगे। और इस कक्षा में जो 600 बाई 60,000 किलोमीटर की जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा है, हाईली दीर्घवृत्ताकार कक्षा है, उसमें इस तरह से गति करेंगे कि कुछ समय के लिए, यानी ये 19 घंटे 19.5 घंटे में पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे। उस दौरान 6 घंटे ये ऐसे रहेंगे जो एक तरह से कह सकते हो कि वो 2 उपग्रह अलग अलग करेंगे, लेकिन 6 घंटे वो ऐसे करेंगे कि वहां से सूर्य से आने वाली उपग्रह की रोशनी को एक उपग्रह रोकेगा, जिसके कारण दूसरा उपग्रह सूर्य के कोरोना का अध्ययन कर लेगा। अर्थात यह एक तरह से कोरोनोग्राफ या आर्टिफिशियल सोलर इक्लिप्स बनाएंगे, जिसके कारण कोरोना का अध्ययन करना जो है आसान हो जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं क्या मामला है, चर्चा में क्यों है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश में जो है एक द्वीप है श्रीहरिकोटा, उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र या सार बोला जाता है, यहाँ से अपने PSLV 659 या इसी के साथ प्रोबा 3 मिशन भी है, इसको लॉन्च करके अपनी अंतरिक्ष अन्वेषण में एक और मील का पत्थर साबित किया है। ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड
जो कि भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग का उपक्रम है और यह इसरो की कमर्शियल आर्म है। इसरो का कमर्शियल आर्म मतलब इसरो की ऐसी जो व्यापारिक सेवाएं हैं वो न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड द्वारा प्रदान की जा रही है। तो इसी का ग्राहक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका ये उसने जो है प्रोबा 3 को लॉन्च करने के लिए, और वो भी लॉन्च कहाँ किया जा रहा है, अत्यधिक अंडाकार कक्षा। इतनी इक्लिप्टिकल कक्षा में अभी तक पीएसएलवी ने कोई उपग्रह लॉन्च नहीं किया था। तो ये एक तरह से देखा जाए तो पीएसएलवी द्वारा खुद भी कई सारे माइलस्टोन पीएसएलवी ने तय किया है। उसमें एक माइलस्टोन ये भी हो गया कि 600 गुणे 60,000 जो है कि इक्लिप्टिकल कक्षा में जो है पीएसएलवी ने 59 डिग्री कोण पे जो है उसने इसको उपग्रह को लॉन्च किया है। अब ये उपग्रह 2 उपग्रहों प्रोबा 3 2 उपग्रहों को लेकर जा रहा है, जो कुछ समय बाद अगले साल ये अलग होंगे और फिर एक जैसे गति करेंगे। एक तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशनल जो है ये फ्लाइंग करेंगे। अभी उसको हम आगे समझेंगे क्या है कैसे है, ठीक है। देखिए, सफल परीक्षण के बाद नियंत्रण कक्ष से बोलते हुए इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ और अपने 61वें, ये पीएसएलवी का 61वां मिशन है, में अंतरिक्ष यान को सही कक्षा में स्थापित कर दिया, जो लगभग 600 किलोमीटर एपोजी मतलब परिधि और पेरोजी कहते हैं, और 60,000 किलोमीटर अपोजी। पेरोजी मतलब पृथ्वी का निकटतम बिंदु, किसी दीर्घवृत्ताकार कक्षा का, एपोजी मतलब पृथ्वी से दूरस्थ बिंदु जो है, उसमें 59 डिग्री का झुकाव वाली एक बहुत ही उच्च अंडाकार कक्षा में इसने छोड़ा है। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण जो है प्रक्षेपण है। प्रोबा 3 क्या है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रोबा एक जैसे होता है ना लेट्स ट्राई, उसका अर्थ होता है लेट्स ट्राई। तो ये एक तरह से प्रक्षेपण जो मिशन होता है ये कुछ जांच करने के लिए, अपनी क्यूरियोसिटी के लिए किया जाता है। प्रोबा 1 2001 में छोड़ा गया था, अलग अलग चीज़ों के लिए छोड़ा जाता है। प्रोबा 2 2009 में छोड़ा गया था। प्रोबा बी ये वेजिटेशन, पृथ्वी के वेजिटेशन के लिए नापने के लिए छोड़ा गया था 2013 में। अब ये प्रोबा 4 जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा सूर्य का अध्ययन, खासतौर से उसके कोरोना के अध्ययन को करने के लिए ये छोड़ा जा रहा है। इस मिशन का जीवन काल 2 वर्ष है और यह उद्देश्य एक कृत्रिम सूर्य ग्रहण का निर्माण करना है, ताकि सूर्य के कोरोना का पूरी तरह से बड़े पैमाने पर अध्ययन किया जा सके। देखिए, सूर्य का जो कोरोना होता है ना, वो उसका सबसे गर्म भाग होता है, उसको किसी उपकरण द्वारा सीधे नहीं देखा जा सकता है। इसलिए जब सूर्य ग्रहण होता है तो विभिन्न देशों के वैज्ञानिक विभिन्न जगहों पर जाके उससे कोरोना का अध्ययन करते हैं, लेकिन वो बहुत कम समय तक होता है, ठीक है। उसी को आर्टिफिशियली कि जब जरूरत हो तब अपना सूर्य ग्रहण करा लिया और अध्ययन कर लिया। अपना मतलब जो उपग्रह है उसमें 2 उपग्रह है, एक उपग्रह सूर्य के सामने आ जाएगा और दूसरा, दोनों ऐसे चलेंगे कि एक सूर्य के सामने आ जाएगा। ऐसे समझिए कि ऐसे चलेगा, ये सूर्य है तो ये सूर्य के सामने आ जाएगा और फिर ये सूर्य के उसको ढक लेगा डिस्क, और वहां से जो कोरोना है जैसे सूर्य ग्रहण की स्थिति हो जाएगी, बाकी वो अध्ययन कर सकता है और 6 घंटे तक कर सकता है। हर दिन 19 घंटे में एक चक्कर लगाएगा, एक पूरी कक्षा में घूमेगा और हर 19 घंटे में 6 घंटे ये अध्ययन करने में सक्षम होगा। तो जो वैज्ञानिकों को यहाँ वहाँ दौड़ के जाना पड़ता है, वो काम ये ऑन डिमांड करने में सक्षम है, ठीक है। इसमें देखिए, इसके लिए ये फॉर्मेशन फ्लाइंग उड़ेगा, फॉर्मेशन में उड़ाई करेगा। 2 उपग्रह है, दोनों 150 मीटर की दूरी पर अलग अलग अपना कक्षा में घूम रहे हैं, साथ साथ जैसे ऐसे साथ साथ घूम रहे हैं। ये कुछ समय के लिए 150 मीटर की दूरी पर ऐसे रहेंगे कि दोनों के बीच एकदम समझ लीजिए कि कुछ मिलीमीटर का भी अंतर नहीं रहेगा, और ये आर्क सेकेंड की सटीकता के साथ फॉर्मेशन बनाए रखेंगे। और ये एक तरह से फॉर्मेशन में पहला उड़ान किया जाएगा ये जो है दुनिया में। इसमें सौर कोरोनाग्राफ बनाया जाएगा। एक वही बताया जैसे एक ऐसा उपकरण रहेगा जो सूर्य को ढकेगा, दूसरे से दूसरा उपग्रह उसके कोरोना का अध्ययन करेगा, ठीक है। देखिए, ये कृत्रिम सूर्य ग्रहण की परिस्थितियों को जन्म देता है। पृथ्वी पर पूर्ण सूर्य ग्रहण औसतन हर 18 महीने में होता है और कुछ मिनटों तक ही रहता है। इसलिए सौर वैज्ञानिक उसको जांच करने के लिए जो है दुनिया भर की यात्रा करते हैं, जबकि प्रोबा 3 मांग पर सूर्य ग्रहण बनाने में सक्षम होगा। यह 19 घंटे 36 मिनट की कक्षा में 6 घंटे तक ऐसा करने में सक्षम हो सकता है। तो इसका जो उपयोगिता है वही है कि कोरोना जो है सूर्य का बाहरी वातावरण होता है, जहां पे सूर्य का तापमान बहुत अधिक 10 लाख से 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक जो है सूर्य का कोरोना गर्म होता है।
ऐसे में किसी और उपकरण द्वारा उसे देखना, डायरेक्ट देखना सक्षम नहीं होता, कुछ उससे आएगा ही नहीं। आप किसी भी उसमें इंफ्रारेड, अल्ट्रा, किसी से कर लीजिए, उतना तापमान पे वो सक्षम नहीं हो पाता है। तो ऐसे में वैज्ञानिक सूर्य ग्रहण के समय जब सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है तब उस कोरोना के अध्ययन को अध्ययन करते हैं। लेकिन कोरोना का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी अंतरिक्ष के स्तर पे जो मौसम की घटनाएं, जो हलचल, जो उथल पुथल, फ्लेयर, ये सारी चीजें होती है वह कोरोना से ही उत्पन्न होती हैं। ऐसे में हमारे लिए अगर उसको जानना है कि सौर हवाएं, सौर तूफान आदि कैसे होती, तो कोरोना का अध्ययन करना जरूरी होगा। लेकिन कोरोना का अध्ययन यूं नहीं किया जा सकता है, सूर्य ग्रहण के समय किया जाता है, जो 1.5 साल में लगभग एक बार पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। तो वो सारी चुनौतियां थी, उसको दूर करने के लिए ये जो प्रोबा 3 है वो 3 उपकरण ले जाएगा और वो पूरा काम कर डालेगा पूरे सूर्य ग्रहण का। जैसे इसमें कोरोनाग्राफ है, ये 1.4 मीटर व्यास की एक गुप्त डिस्क लगी है, वो जो क्या करेगी, सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर लेगी और इससे कोरोना बेल्ट को नजदीक से देखने में मदद मिल जाएगी। ठीक है। डिजिटल एब्सोल्यूट रेडियोमीटर लगा है, यह सूर्य के कुल ऊर्जा उत्पादन का निरंतर माप बनाए रखेगा। साथ ही में 3D एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेक्ट्रोमीटर है, यह देखेगा कि सूर्य से कितनी विकिरण बेल्ट से कितना इलेक्ट्रॉन गुजरता है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि पृथ्वी पर मौसम अध्ययन के लिए जो है इससे डेटा उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है। अब इससे भारत को क्या लाभ हो सकता है? देखिए, एक तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एक प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है जिसमें 13-14 देश जुड़े हुए हैं। उसके किसी उपग्रह को हमारे PSLV के द्वारा लॉन्च किया जाना, एक तो हमारे PSLV या हमारे उपग्रह PSLV के या क्षमता को बताता है। अब दुनिया लगभग ये जानने लगी है कि इसरो एक प्रमुख अंतरिक्ष का खिलाड़ी है, 3-4 देशों में वो शामिल है। ठीक है। दूसरा क्या है कि इसरो के वैज्ञानिक जो अभी हम एक और सोलर मिशन, हमने सौर अध्ययन का मिशन किया है, आदित्य L1 पिछले साल 2023 में छोड़ा था, उसके आंकड़े और प्रोबा 3 के आंकड़े को मिलके अगर हम मिलजुल के, मतलब यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी या भारतीय लोग, जैसा कि हमारे इसरो चेयरमैन कह रहे हैं, मिलजुल कर अध्ययन करेंगे तो सूर्य के बारे में हम ज़्यादा जानकारी मिलेंगे और हमारे वैज्ञानिकों को ज़्यादा अनुभव भी प्राप्त हो सकता है। तो ये है। अब जरा सा हम देख लेते हैं उस उपकरण के द्वारा जिसके कारण ये ESA हमारे यहाँ से करवा रहा, वो है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये भारत का 3री पीढ़ी का लॉन्चिंग व्हीकल है। ये पहला ऐसा व्हीकल था जिसमें लिक्विड इंजन लगा होता है। ये 4 चरणीय इंजन है, 4 चरणीय रॉकेट है। ऐसे अगर बना हो और इसमें मान लो पेलोड लगा हो, तो इसमें जो तीसरा चरण है, ये दोनों जो है ठोस है, दूसरा है ये द्रव है, इसमें विकास इंजन लगा है भारत का, और ये भी द्रव है। ठीक है। तो 4 चरणीय है। आप अगर वीडियो यूट्यूब के इसरो पे खुद के उनके अपने यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे पूरा कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया है, तो आप जाके वहाँ पे देख भी सकते हैं, अच्छा भी रहेगा। और फिर ये इसके ऊपर ये लगा रहता है। तो ये एक तरह से 4 चरणीय इंजन होता है। इसमें द्वितीय और चतुर्थ चरण लिक्विड होता है। द्वितीय चरण का नाम विकास इंजन है, पहला और तीसरा चरण ठोस इंजन होता है। ये अक्टूबर 1994 में अपना इसका पहला सफल परीक्षण किया गया था और इसके बाद ये विश्वसनीय और बहुमुखी है, इसलिए इसको वर्कहॉर्स कहा जाता है। इस वाहन ने कई भारतीय और विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया है। इसके द्वारा 2008 में चंद्रयान 1 छोड़ा गया था, 2013 में मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन छोड़ा गया था, जो कि एक तरह से देखा जाए तो अंतर्ग्रही मिशन है। PSLV ने लगातार विभिन्न उपग्रहों को बड़ी से छोड़ा है, इसलिए इसको वर्कहॉर्स मतलब जो कामकाजी घोड़ा जिसे कहते हैं वो है। ये 600 किलोमीटर की ऊंचाई से के सूर्यतुल्यकारी ध्रुवीय कक्षा में 1750 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है और अन्य उपग्रहों को भी जियो सिंक्रोनाइज या सब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भी इसके द्वारा छोड़ा जा सकता है, जैसे IRNSS। जबकि ये पोलर सैटेलाइट है, ध्रुवीय उपग्रहों को छोड़ने के लिए है, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश करके इसके द्वारा IRNSS जैसे जो उपग्रहों को जो है GSO में या सब GTO में छोड़ा जा सकता है, जहां से फिर ये जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में भी इसको छोड़ा जा सकता है। ये कई पेलोड एक साथ ले जा सकता है और अलग अलग कक्षाओं में इसे छोड़ने में इसकी महारत हासिल है। जो अभी हमारा PSLV C59 है, जिसके तहत ये हमारा जिसके तहत इसरो का प्रोबा छोड़ा गया है, यह एक भरोसेमंद PSLV XL वेरिएंट, एक्स्ट्रा लार्ज
वेरिएंट का जो है ये उदाहरण है। एक्स्ट्रा लार्ज में क्या करते हैं कि पीएसएलवी का 4 चरण तो रहता ही है, साथ में नीचे बूस्टर इंजन भी लगा देते हैं जो उसको एक्स्ट्रा अप थ्रस्ट देता है। इससे जो है भारी पेलोड तैनात करने में डिजाइन किया गया है। यह पीएसएलवी की 61वीं उड़ान थी और एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन के साथ 26वीं उड़ान है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोबा 3 पीएसएलवी C-59 के बारे में जानकारी रही है। प्रोबा 3 एक्चुअल में काम करना जो उसका फॉर्मेशन फ्लाइंग है वो अगले साल फरवरी के में दिखाई देगा। वो ईएसओ का काम है, ईएसए का यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का काम है। जब उससे आंकड़े मिलेंगे तो हो गया। इसरो ने अपना काम सफलतापूर्वक कर दिया है। आइए अगला देखते हैं। देखिए ये रिपोर्ट एक ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा पहली क्वार्टरली रिपोर्ट की है और ये शुरुआत किया गया है भारत के ट्रेड को लेके। इसमें अभी जो रिपोर्ट है इसके जारी करने के दौरान ही साथ साथ जो नीति आयोग के सीईओ हैं पीवी सुब्रमण्यम, उनका एक स्टेटमेंट है कि भारत जो है China+1 अवसर का लाभ उठाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हुआ है या सीमित लाभ उठाया है। देखिए China+1 है कि दुनिया के जो विकसित देश हैं खासतौर से अमेरिका, वो चीन से सप्लाई चेन को शिफ्ट करना चाह रहा है। उसमें फ्रेंडली शोरिंग और नियर शोरिंग हो रहा है, यानी अपने तट के पास या खुद अपने पास सप्लाई चेन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे देश और मित्रवत देशों में कर रहे हैं। यानी कुल मिला के चीन से सप्लाई चेन का डाइवर्जन करना है या वहाँ से हटाना है। जो कहा जाता है ना सारे अंडे एक टोकरी है, तो उसमें से हटा के अलग अलग किया जा रहा है। इसमें भारत को जितना लाभ हो सकता है उतना लाभ अभी नहीं मिल रहा है। उसके पीछे कुछ कारण बताया गया है इसमें, और भी भारतीय व्यापार को लेकर कई सारी चीजें बताई गई है। जैसे एक यूरोपीय संघ की जो CBAM है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैनेजमेंट, जिसके तहत वो 2026 से एक व्यवस्था करेगा कि जो इस्पात, सीमेंट आदि जो प्रमुख उत्पादन आएगा विकासशील देशों से, उनको उन पर उनके कार्बन के अनुसार टैक्स लगेगा। ये भारत के व्यापार के लिए नुकसानदायक है। और भी कई सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, जैसे ट्रंप की नीतियां हैं। ये कह रहे हैं कि ट्रंप की नीतियां भले डिस्रप्टिव है लेकिन वो भारत के लिए उपयोगी है, क्योंकि भारत और अमेरिका का संबंध सिर्फ एक पक्षीय व्यापारिक नहीं है, ये व्यापारिक के साथ साथ सांस्कृतिक और स्ट्रेटेजिक रूप से भी जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं क्या मामला है, चर्चा में क्यों है। देखिए नीति आयोग की ट्रेड वॉच नामक पहली तिमाही रिपोर्ट के अनुसार भारत को China+1 का रणनीति द्वारा प्रस्तुत अवसरों का लाभ उठाने में सीमित सफलता मिली है। ये कह रहे हैं कि 2024 में वैश्विक व्यापार परिदृश्य भू राजनीतिक घटनाओं क्रम से काफी प्रभावित हुआ है और साथ ही भारत को चीन के लिए एक पसंदीदा विकल्प के रूप में उभरने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ये रिपोर्ट ये बातें कह रही है। देखिए व्यापार और वाणिज्य पर अपनी पहली तिमाही रिपोर्ट में नीति आयोग कहता है कि वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया जैसे देश अपने विनिर्माण आधारों में विविधता लाने की इच्छुक कंपनियों को आकर्षित करने में भारत से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए इसको जरा इससे न समझिएगा कि ये हमसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं तो इनकी कोई बहुत खास, हाँ उनकी खास बात ये है कि ये चीन से टकराव के बावजूद भी चीनी FDI को चीन के साथ उन्होंने अपना FTA कर रखा है और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और उस तरह की चीज़ें उनके यहाँ पे जा रही है। जबकि भारत चीन से आने वाले सामान पे न उस तरह से जीरो टैरिफ नहीं कर सकता है, न उसके यहाँ के आने वाली FDI को अलाउ कर रहा है, क्योंकि भारत और चीन का सीमा विवाद है और एक दूसरे के साथ बहुत ही नाजुक रिश्तों में पिछले 2020 के बाद या उसके पहले 2020 के बाद अब जाके थोड़ी रिश्तों में शिथिलता आई है, टकराहट में। ठीक है, अभी बर्फ थोड़ी पिघलनी शुरू हुई है। तो ऐसे में ये कहना कि भारत नहीं कर पा रहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी उनकी परिस्थितियां अलग हैं। इसलिए मैं बता दे रहा हूं, ये रिपोर्ट अलग बात है, लेकिन मैं ये बता दे रहा हूं कि क्यों वो बार बार आता है। क्योंकि इनके यहाँ पे क्या हो रहा है कि ज़्यादातर चीनी बिजनेसमैन वहाँ से उठ रहे हैं, सीधे वियतनाम में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, मलेशिया में आके फैक्ट्री लगा रहे हैं, और कुछ तो वहाँ लगा भी नहीं रहे हैं। वहाँ से क्या कर रहे हैं कि सीधे इनके नाम से जो है, चूंकि भारत में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, अमेरिका के साथ इनका है, जापान के साथ है, तो वहाँ से चाइनीज समाज ऐसे नहीं जा रहा है, तो ये दूसरा विकल्प तलाश रहे हैं। अभी ट्रंप को आने दीजिए, ट्रंप ने ये भी कह रखा है कि चाइनीज अब वो सामानों पर प्रतिबंध लगाएगा, कि चाइनीज कंपनी अगर कहीं भी बना रही है तो उस पर वो टैक्स लगाने की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए ट्रंप की चीन नीति भारत के लिए अवसर है। सुब्रमण्यम कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक जो भी घोषणा की है और जो आगे आने वाले में संभावना है वो भारत के लिए अवसर है, क्योंकि वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था में बहुत व्यवधान होने वाला है। अगर हम इसके लिए तैयारी करते हैं तो व्यापार में भारी उछाल होगा। ये क्रिकेट के शब्द में कह रहे हैं कि हम फर्स्ट गली में खड़े हुए, फर्स्ट स्लिप पे खड़े हुए हैं। अब हमारे पास है कि हम उस कैच को
क्योंकि सबसे पहले बाल तो वही आएगी मारे जाए कि हम उस कैच को ले लेते हैं या छोड़ देते हैं। तो उन्होंने कहा उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं तटस्थ है, न वो अमेरिका की तरफ झुकी हुई है न चीन की तरफ झुकी हुई है। ऐसे में भारत को इसका फायदा मिलेगा, जैसे कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में मिला था, वो और ज्यादा हमें मिलेगा, क्योंकि भारत जो है, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत अमेरिका के संबंध व्यापार से परे भी हैं, भू राजनीतिक भी है, सांस्कृतिक आयाम भी है, बहुत सारे पहलू है, जिसके कारण BBR सुब्रमण्यम कह रहे हैं कि भारत को चीन के ट्रंप के आने से फायदा होगा। देखिए, ये वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में भी सुधार होगा। ये कह रहे हैं कि विश्व व्यापार का 70% हिस्सा वस्तुओं और सेवाओं में होता है, इसका केवल 1% है हम, और यहीं पर हमारे पास योगदान है, यहीं पर वो स्काई है जो हमारी लिमिट है कि हम इसे काफ़ी बढ़ा सकते हैं। ये बात ये अपने इस रिपोर्ट में कह रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच एक नया व्यापार संघर्ष भी शुरू हो गया। ये रिपोर्ट आई, उसके पहले जैसे मैंने तो पढ़ाया भी है आपको, वो बात सुब्रमण्यम भी कह रहे हैं जो नीति आयोग के CEO, कि अभी हाल फिलहाल में 2 दिसंबर को चीन के कई लगभग 100 कंपनियों पे और कई सारे चिप पर जो है अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया। उसके जवाब में 3 दिसंबर को चीन ने अपने यहाँ के 3 जो है क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उसके नाम है क्या नाम है, गैलिनियम, जर्मेनियम, एंटीमनी, इनके निर्यात को अमेरिका पर प्रतिबंध लगाया है। तो एक तरह से अब दोनों देश जो भी कर सकते हैं एक दूसरे पर ट्रेड वार शुरू कर दिए हैं, और इसके बढ़ने की ही संभावना है, कम होने की नहीं है, जिसका बिल्कुल फायदा भारत को मिलेगा। ये बात ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि चीन +1 रणनीति का लाभ अन्य देशों को ज्यादा है। देखिए, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया जैसे देश चीन +1 रणनीति के बड़े लाभार्थी उभरे हैं। क्यों? वहां पे सस्ता श्रम है, सस्ता श्रम हमारे यहाँ भी है, सरल कर कानून है। हाँ, ये बात है कि उनका कर कानून हमारे यहाँ से, उनका टैरिफ दर हमारे यहाँ के टैरिफ से कम है, खासतौर से चीन के सामानों को लेकर। मुक्त व्यापार समझौता कर रखा है, उनका अपना RCEP है, रीजनल कोऑपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। तो ये सब चीजें हैं जिनके कारण उनकी निर्यात की हिस्सेदारी बढ़ रही, खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में। देखिए, यही बात ये भी कह रहे हैं कि विकास और चीन के विकास और तकनीकी प्रगति को सीमित करने के लिए अमेरिका द्वारा चीनी वस्तुओं पर लगाए गए प्रतिबंध या सख्त निर्यात नियंत्रण उपायों से व्यापार विखंडन या ट्रेड डिस्ट्रप्शन शुरू हो गया है। चीन अधिकांश निर्यात श्रेणियों में भारत का प्रमुख प्रतिस्पर्धी बना है और भारत उसमें कोशिश भी कर रहा है। अन्य देशों, ब्राजील और अफ्रीकन देशों से हम बेहतर कर रहे हैं, लेकिन मलेशिया और थाईलैंड चुनिंदा जैसे क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी में भारत से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। वजह वही है, कुछ तो वो शुरू से पहले से शुरुआत किए थे, दूसरे वही है कि चीनी FDI और चीनी सामान वहां से आ रहा है और वहां पे इन देशों के नाम से रीरूटिंग होकर भारत में आ रहा है। ये बात भारत ने भी अपने आसियान FTA देशों से कह चुका है और आसियान FTA के देशों ने भी चीन को ये बात कहना शुरू कर दिया है कि हमारे यहाँ से रीपैकेजिंग नहीं की जानी चाहिए, उसका उत्पादन किया जाना चाहिए। और आगे जैसे मैंने बताया कि ट्रंप ने अब ये भी कहा है, पहले मैक्सिको में चीन की फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो गई थी, ये इन सारे देशों में, वो कहा कि वो चीन क्या, या चीन की स्वामित्व वाली कंपनियों को जो है हम टारगेट करेंगे, न कि चीन से आने वाले निर्यात को, आयात को हम जो है टारगेट करेंगे। ठीक है। एक साथ ही इसमें एक बात और भी कही गई है कि यूरोपीय संघ के साथ CBAM का भारत के इस्पात उद्योग पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। CBAM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एक यूरोप की कार्बन लीकेज को रोकने की योजना है। उसका जो है उसमें क्या है कि यूरोपीय यूनियन के अंदर अगर आपको कोई चीज़ निर्यात करना है, जिसमें से कुछ चीज़ें हैं, तो आप जो यूरोपीय यूनियन की कंपनियों के लिए जो कार्बन का सेट टारगेट है, कार्बन उत्सर्जन का सेट टारगेट है, उससे कम अगर आपका है तो आप पे कर लगेगा। तो जिसके कारण जिनका कहना है यूरोपीय यूनियन का कि इससे दुनिया के अन्य देशों में जो कार्बन लीकेज होता है, कार्बन लीकेज क्या होगा कि वहाँ का कार्बन उत्पादन वाली कंपनियां किसी दूसरे देश में जाके उत्पादन कर सकती हैं, या दूसरे देशों में उत्पादित जो है सामान हमारे यहाँ आएगा जो अधिक कार्बन करेगा। तो देखा जाए तो वो बड़ा हाई ग्राउंड, मोलर ग्राउंड ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये नॉन टैरिफ बैरियर है, जिसको WTO में भी भारत ने उठाया था, भारत और चीन जैसे देशों ने। और अभी COP29 का जो सम्मेलन हुआ है, कहाँ पे हुआ है, बाकू में, अजरबैजान की राजधानी बाकू में, वहाँ भी इन लोगों द्वारा उठाया गया है। ठीक है। तो अब जो है वो है, उससे नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि यूरोपीय संघ के निर्यात का 23.5% हिस्सा हम लोहा और इस्पात उद्योग से ही हम करते हैं और इसके प्रभावित होने की संभावना है। देखिए, 2023-24 में यूरोपीय संघ को भारत का निर्यात जो है $76 अरब है। कुल हिस्सा इसका जो है 17.4% जितना हम निर्यात किए हैं, उसका 17.4% यूरोप को किया, जिसमें हम प्रॉफिट में रहे हैं।
CBM के तहत भारतीय फर्मों पर 20 से 35% तक टैरिफ लग सकता है, ऐसा लोगों को लग रहा है, जिससे हमारी प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है और बाजारों में हमारी मांग कम होगी। CBM या कार्बन टैक्स कहा जा रहा है, इसका उद्देश्य कार्बन रिसाव को रोकना है। ये जनवरी 2026 से सीमेंट, लोहा और इस्पात, एल्युमिनियम, उर्वरक, बिजली, हाइड्रोजन यानी जिसमें ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसके वाले आयातों पर ये लागू होगा। इसके जरिए आपको प्रमाण पत्र की खरीद करनी पड़ेगी, जिससे वस्तुएं और महंगी हो जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं एक मुद्दा ये बना हुआ है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला है ब्लीडिंग आई वायरस या मार्बर्ग वायरस। मार्बर्ग वायरस, जिसमें अक्सर देखा जाता है कि जो उसके पेशेंट रोगी होते हैं उनके आंख में खून बहने लगता है, खून के थक्के जमने लगते हैं, जिसके कारण इसे चर्चित रूप से ब्लीडिंग आई वायरस भी कहा जाता है। अभी इसका रवांडा में जो है प्रभाव देखा गया था, प्रकोप फैला हुआ था। हालांकि अक्टूबर से रवांडा सरकार का कहना है कि वहाँ पे कोई मामला नहीं आया है। WHO के आंकड़ों के अनुसार रवांडा में अभी इस प्रकोप में लगभग 66 लोग इससे प्रभावित हुए थे, जिसमें से 15 लोगों की जान गई है, 51 लोग ठीक हुए हैं। यानी लगभग आप देखिए कि 26-27% जो है मृत्यु दर ये इसमें रहा है। और ये एक गंभीर लिथल बीमारी है जो मल्टी ऑर्गन फेल्योर करता है। ये फ्रूट बैट एक जो है उसके काटने से होता है और यह जानवर से मनुष्यों में होने वाली बीमारी है, फिर मनुष्यों से मनुष्यों में संक्रमण ये होता है। इसका कोई दवा नहीं है, कोई एंटीवायरल नहीं है, इसलिए इसको लेकर जो है बचाव ही, संक्रमण से बचाव ही इसका प्रमुख उपचार है। और अभी क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि 9 नवंबर को जो है WHO ने कहा था कि वो अब निगरानी रख रहा है कि अगर 42 दिन तक रवांडा में इसके कोई और केसेस नहीं आते हैं तो वो मान लेगा कि रवांडा में प्रकोप समाप्त हो गए। इसके पहले मामले 1964 में आए थे, मार्बर्ग शहर में, जर्मनी में। ज़्यादा प्रकोप इसके सब सहारा या अफ्रीकन देशों में देखा जाता है, लेकिन ये पहला मामला इसको 1964 में जो ज्ञात हुआ था वो ये था कि जर्मनी के मार्बर्ग शहर में था, इसलिए उसका नाम मार्बर्ग वायरस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 9 नवंबर 2024 को एक अपडेट में कहा है कि मार्बर्ग वायरस, जो कि ब्लीडिंग आई वायरस के नाम से जाना जाता है, प्रकोप को समाप्त घोषित करने के लिए 42 दिवसीय उल्टी गिनती यानी देखना शुरू हो गया कि कोई नया मामला नहीं आता है। और ये रवांडा में 8 नवंबर तक 23% मृत्यु दर के साथ 15 मौतों सहित 66 पुष्ट मामले दर्ज किए गए थे और 51 व्यक्ति ठीक हो गए थे। रवांडा का कहना है कि 30 अक्टूबर 2024 से कोई नया पुष्ट मामला दर्ज नहीं किया गया है। अब चूंकि वहाँ पे ये कर रहा है तो और ज़्यादा सघन तरीके से WHO वहाँ पे जांच कर रहा है कि कोई मामले आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर हम देखें कि मार्बर्ग वायरस क्या है, इसे देखिए ब्लीडिंग आई वायरस है। ये आंख में ऐसे लाल खून जैसा जम जाता है, मसूड़ों में भी खून आता है, आंख में भी खून आता है और भी शरीर के कई अंगों से खून आता है, यानी रक्तस्राव इसकी एक प्रमुख समस्या है। लेकिन मेन जो लक्षण इसका जब ज़्यादा गंभीर हो जाता है 5 से 7 दिन पे, तो ये दिखाई देने लगता है ब्लीडिंग आई के रूप में। ठीक है, और ये फ्रूट बैट से फैलता है, फ्रूट बैट एक जो है उससे फैलता है और मनुष्य से मनुष्य में संक्रमण जो उसके शारीरिक तरल पदार्थ हमारे शरीर से निकलता है, म्यूकस है, थूक है, इस तरह से उससे होता है। साथ ही साथ हमारे अत्यधिक संक्रमण है क्योंकि यह सीधे शरीर के तरल पदार्थों को छूने से या अप्रत्यक्ष रूप से फोमाइटिस, ये शरीर के पदार्थों के संपर्क में आने वाली सतह द्वारा भी फैलता है। इसका प्रभाव अवधि यानी 2 से 21 दिनों में होता है। मार्बर्ग वायरस सबसे अधिक उप सहारा अफ्रीका में, यानी जो सब सहारा अफ्रीका वाला देश है वहीं पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसका नाम जर्मनी के शहर पे रखा गया जहां 1967 में, 64 नहीं 1967 में इसको पहली बार देखा गया था। उसकी जांच आई थी क्योंकि उस समय अफ्रीका से कुछ बंदर वहाँ पे गए थे जिसका इलाज कर रहे थे जो डॉक्टर, वो इससे संक्रमित हो गए थे। अगर हम देखें कि WHO के अनुसार मर्बस वायरस डिजीज से 17 प्रकोप इसके पहले वैश्विक स्तर पर देखे गए थे। जो सबसे हालिया प्रकोप है पिछली साल फरवरी में और जून में तंजानिया, इक्वेटोरियल गिनी और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया में देखा गया था। दोनों वही सब सहारन देश ही हैं। और अभी रवांडा में देखा गया है जहाँ पे 66 लोगों द्वारा जो है देखा गया और 15 लोग उसमें मृतक पाए गए। लक्षण क्या होता है? शुरुआत में सामान्य वायरल संक्रमण जैसा लक्षण होता है, जैसे तेज बुखार, अस्वस्थता, शरीर में तेज दर्द। उसके बाद तीसरे दिन जो है पानी जैसा दस्त और पेट में ऐंठन शुरू होती है। दूसरे और 7वें दिन के बीच बिना खुजली वाले चकत्ते भी शुरू हो जाते हैं।
आमतौर पर 5वें दिन के बाद आंखों में रक्तस्राव शुरू हो जाता है, लेकिन नाक, मसूड़ों और भी चीज़ों में, शरीर के कुछ अंगों में भी ब्लीडिंग ये शुरू हो जाता है। मस्तिष्क में शामिल होने के कारण भ्रम और भटकाव की स्थिति पैदा हो जाती है। वायरस शरीर के सभी हिस्सों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए मल्टी ऑर्गन फेल्योर की भी घटनाएं देखी जाती हैं, इसलिए इसका मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। 50% तक मृत्यु दर इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इसका परीक्षण उपचार कैसे किया जाता है? मार्बर्ग वायरस की पुष्टि एल्सा टेस्ट द्वारा या RT-PCR परीक्षण द्वारा किया जाता है। अनुमान है कि 50% मामलों में घातक मृत्यु होती है। हालांकि अभी जो रवांडा में मामला है वहाँ पे 23% है, तो तब भी बहुत ज़्यादा है कि अगर 100 लोगों को संक्रमण हो रहा है तो 23 लोग मर जा रहे हैं। वैसे अनुमान है कि 50% तक मामले लोग जो है जिनकी जान इससे जा सकती है। मृत्यु के कई अंगों की विफलता होती है, शरीर में रक्तस्राव होता है, हानि और सदमे के कारण होती है। इसका कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार नहीं है, केवल सहायक उपचार के द्वारा ही इसे ठीक करने की कोशिश की जाती है। चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा संक्रामक होता है, ऐसे में इसके उपचार करने वालों को भी सलाह दी जाती है कि वो काफ़ी प्रिकॉशन करें। इसलिए देख रहे थे ना वो डॉक्टर जो है किस तरह से PPE किट और उसको पहन के जा रहा था। ठीक है, चलिए आज की न्यूज़ इतना ही, क्वेश्चन के रूप में देख लेते हैं। चर्चा में रहे इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या PSLV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का द्वितीय पीढ़ी का लिक्विड चरण से लैस दूसरा लॉन्च व्हीकल है। नहीं, यह भारत का तृतीय पीढ़ी का है, पहली बात, और लिक्विड चरण से लैस पहला उपग्रह था, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा, इसने लगातार विभिन्न उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षाओं में पहुंचाने के माध्यम से इसरो के वर्क हॉर्स का खिताब अर्जित किया है। हाँ, दूसरा सही है, इसलिए इसका आंसर जो है बी होगा। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही एक रिपोर्ट ट्रेडवाच निम्नलिखित किस संस्था की प्रकाशित पहली त्रैमासिक रिपोर्ट है? अंकटाड, विश्व व्यापार संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग। तो नीति आयोग ने अपना पहला रिपोर्ट ट्रेडवाच के नाम से, ये क्वार्टरली है, इसके बाद हर क्वार्टर में ये आएगा भारत के व्यापार को लेकर आंकड़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, चर्चा में रहे यूरोपीय संघ के CBAM का भारतीय लौ और इस्पात उद्योग पर दुष्प्रभाव, यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का भारत के लौ और इस्पात उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको लेकर है एक स्टेटमेंट हमें देखना है और उसके आधार पर फिर प्रश्न करना है। तो देखिए, CBAM के तहत भारत के लौ और इस्पात उद्योग सबसे अधिक जोखिम का सामना करने वाले होंगे। ठीक है, CBAM के तहत भारतीय लौ और उस इस्पात को यूरोपीय संघ में निर्यात को प्रतिबंधित किया जा सकता है। वो निर्यात को डायरेक्ट प्रतिबंध नहीं करेंगे, कोई प्रतिबंधित नहीं है, नॉन टैरिफ बैरियर के रूप में भारत भले कर रहा है, लेकिन वो प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, बस उस पर क्या लगाएंगे, उस पर पर्यावरण के नाम पे टैक्स लगाएंगे, जिसके कारण हमारा निर्यात प्रभावित हो सकता है, लेकिन प्रतिबंधित नहीं हो सकता। इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है, तो केवल ए इसका आंसर होगा। चौथा है, हाल ही में चर्चा में रहे ब्लीडिंग आई वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह घातक इबोला वायरस का एक चर्चित नाम है। नहीं, यह मार्बर्ग वायरस का चर्चित नाम है। इसमें मनुष्य से मनुष्य में संक्रमण शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से होता है। ठीक है, यह सही है। यह एक ऐसा वायरस है जो ड्रैगन फ्लाई से मनुष्यों में फैलता है, ड्रैगन फ्लाई से नहीं फैलता है, ये फ्रूट बैट से फैलता है। ये वायरस का सबसे अधिक प्रकोप पूर्वी यूरोप में पाया जाता है। नहीं, ये पूर्वी यूरोप में नहीं पाया जाता है, ये सब सहारा अफ्रीकी देशों में ये वायरस का प्रकोप पाया जाता है, इसलिए केवल इसका आंसर बी सही है। पांचवा प्रश्न है, चर्चा में रहे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की एक पहल प्रोबा 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। यह सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए डिजाइन की गई एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजना है। बिल्कुल ठीक है। यह मांग पर सूर्यग्रहण बनाने में सक्षम होगा और किसी भी पिछले उपकरण की तुलना में सूर्य के अधिक करीब से निरीक्षण करेगा। हाँ, यह भी बिल्कुल सही है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर इसका सी है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।